Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy. Physics discussion है first year chapter wise evening test. Question number 127. At which of the following the magnitude of resultant vector is maximum? 170 degree, 240 degree, 270 degree या 310 degree. Resultant of two vector. अगर आपको याद है तो आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट आर इज ग्रेटर आर लेस इक्वल आर ग्रेटर टू ए माइनस बी और लेस आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ये 180 डिग्री पर था और ये 0 डिग्री पर। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। लेकिन यहां पे दो पॉइंट्स और भी सीखे इसके साथ कि रिजल्टेंट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ये कब होगा? जब एंगल 0 से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से कम। एंगल की इंक्रीज से रिजल्टेंट डिक्रीज होगा। देखो 0 पर मैक्सिमम है, 180 पर मिनिमम। तो जितना एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इतना ही ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 से हम आनवर्ड जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये दोबारा मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल। यहां पर आके 0 डिग्री है तो ये मैक्सिमम। इसका एंगल में इंक्रीज कर रहा हूं तो रिजल्टेंट की तरफ देखे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर ये क्या हुआ, मिनिमम 180 डिग्री। अब इस पॉइंट पर ये 180 पर ये मिनिमम है। लेकिन अगर मैं एंगल को वापस इंक्रीज की तरफ लेके जा रहा हूं 270 पर, अब देखो 180 पर मैक्सिमम है या 270 पर, तो हम बात करेंगे 270 पर। लेकिन जैसे जैसे जा रहे एंगल के इंक्रीज के तो यहां पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगेन 360 पर ये क्या हुआ, ये पैरेलल हुआ। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एंगल कौन कौन सा है, 0 डिग्री, 170 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री एंड 310 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 310 डिग्री। अगर 310 डिग्री नहीं था, मिसाल के नन होता, तो फिर हम टेक करते थे किस चीज को, 270 डिग्री को हम टेक करते। क्लियर होगी बात? नाउ 128, two bodies having equal masses are moving in same direction with momentum of 2 Newton second and 5 Newton second. After collision, the momentum of first body will be. दो बॉडीज है। ये क्वेश्चन नंबर 128 है। ये सेम मास है। मिसाल के तौर पर लेट सपोज, ठीक है, ये भी 2 किलोग्राम है और ये भी 2 किलोग्राम है। इसका जो मोमेंटम है, इसका P1 का ये है, कितना है, ये है 2 न्यूटन सेकंड, 2 न्यूटन सेकंड और इसका 5 न्यूटन सेकंड। यहां पर कोलिजन अकर हुआ और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इसके मोमेंटम में चेंज है। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो है, लेकिन इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। जो वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ तो मोमेंटम भी क्या होगा, ये एक्सचेंज होगा। ये बात याद रखो। तो यहां पर आ जाएगा 5 न्यूटन सेकंड और इसका आएगा 2 न्यूटन सेकंड। मतलब P1 प्राइम ये बराबर होगा P2 के एंड P2 प्राइम ये बराबर है किस चीज के, P1 के बराबर। क्योंकि आपने पढ़ा है V1 प्राइम इज इक्वल टू V2 एंड V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। ठीक है, तो मासेस तो सेम है ना, मास को क्या करें, कॉमन करें। क्लियर हो गई बात? तो अगेन वही कंडीशन आता है। आ रही है समझ के नहीं आ रही? तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129। तो क्वेश्चन नंबर 129 में देखें, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 8 PM
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है 8 pm है, तो यहां पर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 8 pm, यहां पे 12 3 6 9 8 pm पर यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, तो ये बात हो रही है आवर हैंड वॉच की। और आपको पता है कि आवर हैंड वॉच में कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर। अब यहां पे हम कौन सा रिलेशन लेंगे आवर के साथ, तो ऑप्शन की तरफ देखें 2/3 रिवोल्यूशन, 3/2 रिवोल्यूशन, 1/3 रिवोल्यूशन या नन ऑफ एबव, मतलब रिवोल्यूशन और आवर लेंगे। तो हमें पता है कि 1 रिवोल्यूशन में कितने आवर है 12 आवर, 1 आवर में कितने रिवोल्यूशन है 1 डिवाइडेड बाय 12 रिवोल्यूशन है। अब कितने आवर है 8 आवर है, 8 o'clock, सो 8 आवर ये बराबर होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 इनटू रिवोल्यूशन, 4 में डिवाइड करें तो 4 2s are 8 and 4 3s are 12, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 रिवोल्यूशन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 130 है a car accelerate from 15 meter per second with acceleration of 3 meter per second square. What is the velocity after 6 second? After 6 second जो velocity मालूम करना है वो फाइनल velocity की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे फाइनल velocity, इनिशियल velocity गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। तो इनिशियल velocity कितना है 15 प्लस एक्सेलरेशन 3 टाइम 6, सो 15 प्लस 18, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 33 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ 131 an electron revolve around a nucleus and complete 100 revolution per minute. The work done by a coulombic force is, देखो क्वेश्चन नंबर 131 में क्या कहता है, ये न्यूक्लियस है और इससे इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कितने मिनट में कितने रेवोल्यूशन कवर करते हैं 1 मिनट में या 100 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो आपको कहता है वर्क डन बाय कूलम्बिक फोर्स, तो ये क्या होगा इट इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए 0 न्यूटन होगा, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स क्या है ये कंजर्वेटिव फोर्स है और हम कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड हम किसको कहते हैं वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ is equal to 0 and work done by a body is independent of path followed। तो यहां पे ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन ए 0 न्यूटन। अगर ये याद भी ना हो फिर आप ऑप्शन की तरफ देखें, सेकंड नंबर में है फुट पाउंड, ये तो नहीं हो सकता। थर्ड नंबर में है अर्ज, अर्ज इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं है। जॉल वो भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, the area under force extension graph represent density of material, work done in deforming the material, temperature change in the material या mass of the material। area under force extension, extension क्या है, extension का मतलब लेंथ इंक्रीज हो गया, extension ठीक है मतलब लेंथ होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 132 यहां पर फोर्स और ये एक्स, मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफिकल लाइन मैंने रखा, तो ये जो एरिया है एरिया ये देता है क्या एरिया y मल्टीप्लाई बाय एक्स, इफ मल्टीप्लाई बाय एक्स न्यूटन इंटू मीटर विच इज द यूनिट ऑफ वर्क। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 132 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Question number 133. According to equation of continuity, AV is equal to mass divided by rho multiplied by volume, mass divided by rho multiplied by time, mass density,
या नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन नंबर 133 है। और क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी किस चीज के बराबर है। बच्चे आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो ए वी है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट है। और ऑप्शन बी नन ऑफ अबव मौजूद है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा? कौन से देखें, ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट। लेकिन आपको ये भी पता है कि डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के बराबर होगा। जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे सो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मास पर डेंसिटी पर टाइम गिव्स यू वॉल्यूम फ्लो रेट और यह हमें देता है द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 134 में कहता है एट x is equal to x naught divided by 2 the velocity of an oscillator is। ऑसिलेटर का वेलोसिटी क्या होगा? याद रखो यहां पर शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है। x गिवन है, x naught divided by 2 है, आपसे मांग रहा है वेलोसिटी। तो कौन से एंगल पर x का वैल्यू ये है? आपको याद है कि x बराबर है x naught cos ऑफ थीटा। जब एंगल हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो x बराबर होता है क्या? x naught डिवाइडेड बाय 2। एंगल यहां पर कितना है? 60 डिग्री है। और आपको यह भी पता है कि v बराबर है किस चीज के? v नॉट साइन ऑफ थीटा। तो साइन 60 किसके बराबर है? √3/2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v नॉट। एक तरीका ये हुआ, कैसे आ गया? √3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ v नॉट। दूसरा तरीका, आपको ये याद है एंगल का पता नहीं है और आपने इस पे रट्टा लगाया है कि v बराबर है ओमेगा अंडर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर वैल्यू पढ़कर x नॉट डिवाइड बाय 2, सो ओमेगा अंडर x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर या जगह ओमेगा अंडर x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। x नॉट को इससे क्या करें? कॉमन करें। x नॉट इससे क्या करें? कॉमन करें। x नॉट स्क्वायर यहां पर 1 माइनस 1/4, x नॉट बाहर आ जाएगा ओमेगा x नॉट और इससे आ जाएगा 4 एलसीएम 4 माइनस 1, ठीक है। तो इससे आएगा 3 डिवाइड बाय 2। ये ओमेगा x नॉट क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये देखें, आप लोग खुद डिसाइड करें, जो आपको इजी लगे वो आप लोग करें। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला तरीका अपनाएं, ठीक है। कि x = x नॉट कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, v = v नॉट साइन ऑफ थीटा, बस वही एंगल का वैल्यू पुट करें, आप लोगों के आंसर जो है विद इन सेकंड्स आ जाएंगे। ये x का एक शॉर्ट तरीका है। सो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 134 में ऑप्शन नंबर ए √3 डिवाइड बाय 2 ऑफ v नॉट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन 135 क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लैप्लास assumption is gamma under root multiplied by 281 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड या नन ऑफ अबव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैप्लास assumption, ठीक है, एज्यूम किया था लैप्लास ने कि स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर, वो कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन यहां पर उसका वैल्यू जो था उसने फार्मूला फाइंड आउट किया, उस फार्मूले के मुताबिक इसका वैल्यू आया था कितना? 332 मीटर पर सेकंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 100% था। लेकिन यहां पर तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए कि VL लैप्लास ने जो स्पीड ऑफ साउंड मालूम किया था वो क्या था? गेमा P डिवाइडेड बाय रो ऑफ एयर। हम लिख सकते हैं गेमा मल्टीप्लाई बाय √P डिवाइडेड बाय रो ऑफ एयर। और ये क्या देता है? मल्टीप्लाई बाय VN देता कि नहीं देता? और Vn का वैल्यू क्या है? न्यूटन का एजम्पशन के मुताबिक Vn का वैल्यू क्या है? वो है गेमा अपनी जगह पर आ गया मल्टीप्लाई बाय 281 मीटर पर सेकंड। और ये गेमा का वैल्यू क्या है? 1.42। जब यहां पे हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा फिर क्या? 332 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है?
136 में है, a projectile is projected at 60 degree with initial kinetic energy E. The potential energy at point of projection is. एक प्रोजेक्टाइल को हम 60 डिग्री के साथ क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो E है, यहां पर E. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम है, यहां पर, और ये बराबर है किस चीज के, 1/2 mv² into sin square of theta. ठीक है, एट पॉइंट ऑफ सबमिट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड टारगेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है. ठीक है, नाउ इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 136 में. क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द यूनिट ऑफ the unit of angular momentum is same as the unit of which, linear momentum, angular velocity, Planck constant या energy divided by time. तो यहां पे angular momentum और Planck constant का यूनिट क्या है, वो सेम है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन सी करेक्ट है. क्यों ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम है N इज इक्वल टू RP, MVR, इससे आता है जॉल इनटू सेकंड, और प्लैंक कांस्टेंट बराबर है किस चीज की, E डिवाइडेड बाय F, ये E मल्टीप्लाई बाय T, H इज इक्वल टू जॉल मल्टीप्लाई बाय सेकंड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ रेन ड्रॉप इज इक्वल टू टर्मिनल मोमेंटम इफ डायरेक्ट फोर्स इज इक्वल टू resistive force of an air, direct force is equal to weight of a body, direct force is equal to momentum, या none of above. ठीक है, यहां पर velocity of rain, ये टर्मिनल वेलोसिटी की कब बराबर होगा, जब डायरेक्ट फोर्स वेट के बराबर हो जाए. जब वेलोसिटी बराबर हो गया तो मोमेंटम भी बराबर होगा ना. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्लियर होगी बात, जहां पर वेलोसिटी होता है वहां पर मोमेंटम का भी वही पोजीशन होगा. वेलोसिटी मैक्सिमम, मोमेंटम मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, मोमेंटम विल बी मिनिमम, क्योंकि p इज इक्वल टू mv है. क्लियर होगी बात. नाउ 138 में आ गया ऑप्शन नंबर बी. 139, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2 into ab व्हेन द एंगल बिटवीन a and b is, क्या होगा, अगर r हमारे पास बराबर हो किस चीज के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. लॉ ऑफ एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. तो यहां पे एंगल का वैल्यू हम कौन सा पुट करेंगे, जिससे आ जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2 into ab. यहां पर है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब यहां पर √3 आएगा. हालांकि ऑप्शन नंबर ए हम टेक नहीं कर सकते. ऑप्शन बी 45 डिग्री, तो चलो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय √2. तो हम 2 को लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय √2 के साथ खत्म हो गया. आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस √2 ऑफ ab. यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये है 45 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 140 में है a vector c is defined as c is equal to -6i plus 8j. What is the magnitude of c? is ये 140. c का मैग्नीट्यूड मालूम कर, क्या होगा, √cx स्क्वायर cy स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10. सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 141 में है द रेशियो ऑफ recoil velocity of gun to velocity of bullet is always equal to 1, greater than 1, less than 1 या equal to 0. recoil velocity का मतलब क्या है,
रिकॉइल वेलोसिटी। देखो मैंने गन से फायर किया, तो देखो मैंने फायर किया तो ये बंदूक पीछे आएगा, बुलेट आगे जाएगा, ठीक है। तो बंदूक का वेलोसिटी जो है बैकवर्ड वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ये हमेशा के लिए बुलेट से क्या होगा, कम होगा। सो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन नंबर सी। देखो MB, VB, MG, VG, VG हमेशा के लिए VB से क्या होगा, कम होगा। तो VG divided by VB is always less than 1. Option number C is the correct one. Next one, 142. Which of the following is non-conservative force? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, कंसेंट्रिपिटल फोर्स कंजर्वेटिव है। ऑप्शन नंबर टी ड्रैग फोर्स। क्यों? क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है और ड्रैग फोर्स जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 143, simple pendulum is the example of SHM if the motion of pendulum is oscillation, vibration, both of above या none of above। oscillation, अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होगा। अगर नहीं कर रहा, वाइब्रेशन कर रहा है, तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में फर्क क्या है? ऑसिलेशन मस्ट बी इन अ स्ट्रेट पाथ, वाइब्रेशन may or may not be in a straight path, और यही कंडीशन SHM के लिए है। SHM must be in a straight path। तो every oscillatory body perform SHM but every vibratory body not perform SHM। क्लियर होगी बात? तो अगर ये पेंडुलम ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हो तो फिर ये क्या होगा, ये एग्जांपल होगा ऑसिलेशन का एंड SHM का। लेकिन अगर ये कर्व पाथ में जाते ऐसे जिस तरह स्विंग है, तो स्विंग इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन नॉट ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 144, द सेकंड हैंड वॉच ऑफ लार्ज clock 0.2 meter long, what is the linear speed of the tip in meter per second? सेकंड हैंड वॉच, आपको पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, पता है ना? जब पता है टी कितना है 60 सेकंड, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, इससे जगह पाई डिवाइडेड बाय 30, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। v मालूम करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर कितना है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई डिवाइडेड बाय 30। तो अब लोग कैलकुलेशन करें, इससे आएगा 0.02 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 145, सिंपल पेंडुलम सॉरी विंचरोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ, विंचरोमीटर या फ्लोमीटर, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, एग्जांपल है किस चीज का? बर्नौली इक्वेशन का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, द विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड इज, सॉलिड का जो विस्कोसिटी है वो कितना है? इन्फिनिटी, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी नहीं है जो फ्लो करे। क्लियर हो गई बात? सो द विस्कोसिटी ऑफ सॉलिड इज इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी। जो इसमें 1480 है ये विस्कोसिटी है किसका? हनी का है, ऑप्शन बी वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन इन क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है? इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 20%, द इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल बी। आपको पता है हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h डिवाइडेड बाय g। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। परसेंटेज का क्वेश्चन, ये 10 से ग्रेटर है तो क्या यूज करेंगे? और इंक्रीज भी है तो इसके लिए फार्मूला क्या है? परसेंटेज इन h इज इक्वल टू 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इससे आ जाएगा 44%। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148, an ice skater pulls in her arms and spin faster due to conservation of, ice skater है वो pulls her arms, और ये spinning इसका जो मोशन है वो क्या होता है? वो फास्टर होता है, ठीक है। is because of what? according to
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या इनर्शिया? सो ऑप्शन नंबर सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों है? क्योंकि अगर एल कांस्टेंट है, आई इंटू ओमेगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने क्या किया, डिक्रीज किया, तो इसका स्पिनिंग क्या हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगा। अगर ये अपने हाथ को ओपन करे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इनर्शिया इंक्रीज हो गया तो स्पिनिंग क्या हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी 148 में। 149, the pressure will be low when the speed of fluid is high according to Bernoulli's equation। Bernoulli's equation है क्वेश्चन नंबर 149 और ऑप्शन नंबर बी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है, what will be the ratio of kinetic to potential energy of an oscillator if the instantaneous displacement is equal to x naught divided by under root 2? x naught डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो इससे आता है 1:1। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी, गौर से देखना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, लेकिन कैसे करेक्ट है ये ऑप्शन नंबर ए? तो ऑप्शन नंबर ए इस वजह से करेक्ट है क्योंकि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को क्या करें, कॉमन करें, यह आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, और यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 1। एक्स नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 है या अंडर रूट एक्स, अच्छा एक्स नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 है तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी फॉर डेट। एक्स नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 तो ये 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, क्या है एक्स का वैल्यू, एक्स नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, सो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1/2 इंटू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब दोनों को एक दूसरे पर क्या करें, डिवाइड करें। यहां पर वैल्यू देखे ये भी सेम है, यहां पर वैल्यू देखे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जब पोटेंशियल डिवाइड बाय काइनेटिक, ये काइनेटिक डिवाइड बाय पोटेंशियल करे तो इससे आएगा 1:1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन, इसमें है ऑप्शन नंबर ए। Question number 151, if R is equal to A is equal to B, then the angle between A and B क्या होगा? अगर रिजल्टेंट, याद रखो क्वेश्चन नंबर 151, अगर रिजल्टेंट ये बराबर हो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड का और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड के, तो इसका मतलब ये है कि एंगल शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 152 में आप देखें कि at point of summit the ratio of potential energy to kinetic energy, potential energy to kinetic energy at point of summit of a projectile, यहां पर potential energy divided by kinetic energy क्या होगा? तो आपको पता है potential energy किस चीज के बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और काइनेटिक बराबर है mv स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों खत्म हो गया और यहां पर आ गया टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बॉडी व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 3I + 4J न्यूटन एंड D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 153, वर्क मालूम करना है, W इज इक्वल टू FS या FD, लेकिन फोर्स कितना है वो तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। आसान है, F इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 इंटू मीटर, ऐसे अगर 10 4 है, ये आ गया है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया, लेकिन सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर क्या है, वो 10 पावर -2 के बराबर है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मीटर, ये बनेगा 10 पावर -1
into joule और 10 power minus 1 क्या है 0.1 joule है ऑप्शन नंबर C is the correct one 154 which of the following pair shows the example of cross product क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वर्क नो डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है बी वर्क एंड मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है सी टॉर्क एंड पावर पावर इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट लेकिन टॉर्क क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर डी टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दीज आर द वर्ड्स द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 154 में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन है देखो टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ के बराबर है और एल बराबर है आर क्रॉस पी तो दोनों एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की ठीक है क्वेश्चन नंबर 155 द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है देखो आपको पता है विस्कोसिटी का वैल्यू क्या है एफ डी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा इनटू सॉरी वी इनटू आर तो यहां पर न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड यहां हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकंड सेकंड खत्म यहां पर आ जाएगा क्या किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड किलोग्राम की जगह ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इनटू सेकंड तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए और इसको हम कहते हैं पॉइस ये पॉइस के बराबर है ठीक है 156 which of the following is example of pseudo vector pseudo vector या axial vector एक ही बात है तो यहां पे कौन सा pseudo vector है angular velocity and angular velocity and torque क्योंकि angular velocity linear velocity एक pseudo vector है एक polar vector है B में दोनों pseudo vector है C में दोनों पोलर वेक्टर है बोथ बी एंड सी सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन दीज आर दी व्हाट दीज आर दी एग्जांपल ऑफ सूडो वेक्टर या एक्सियल वेक्टर तो टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी आ गया ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 156 बी क्वेश्चन नंबर 157 what happens to internal energy of the object when its temperature is increases ठीक है अगर हम देखो इस तरह द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द टेम्परेचर इज डैश 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 तो क्या होगा इंक्रीज होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन जब भी हम क्या करते हैं U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज से U इंक्रीज होता है और टेम्परेचर की डिक्रीज से U डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस ठीक है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डैश 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 इंक्रीजेस तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन ठीक है 158 द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ये आप देखेंगे बुक में टेक्स्ट बुक में आप ओपन करें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में टेबल नंबर 4.2 एफिशिएंसीज गिवन है उसमें स्टीम इंजन का जो एफिशिएंसी है वो 5% से लेकर 10% तक है कांस्टेंट वैल्यू है तो यहां पर आ गया 158 में ऑप्शन नंबर ए 159 में क्वेश्चन नंबर 159 ये क्या है if the path difference of two waves is lambda divided by 3 the phase difference of two waves will be तो इसका लिए शॉर्टकट यूज करें del pi is equal to 2 pi divided by lambda multiply by d पाथ डिफरेंस कितना है lambda divided by 3 lambda खत्म 2 pi divided by 3 2 multiply by 180 डिग्री divided by 3 तो क्या हो जाएगा ये 60 multiply by 2 120 डिग्री ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 160 इंफ्रासोनिक वेव इज द एग्जांपल ऑफ डैश 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 इंफ्रासोनिक है किसका है मैकेनिकल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडियो का या माइक्रोवेव का तो याद रखो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ये असल में साउंड वेव्स है और साउंड वेव कौन से होते हैं जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और मीडियम किसके लिए रिक्वायर्ड है मैकेनिकल वेव के लिए सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 161 a type of wave which transfer the energy from one place to another place is called standing waves no stationary progressive wave transverse progressive wave transverse standing waves या both B and C
तो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स भी नहीं है। जो स्टैंडिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव हो चाहे वो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव हो, दोनों जो है वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में मेन डिफरेंस भी ये है कि प्रोग्रेसिव वेव क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और स्टैंडिंग वेव वो ट्रांसफर नहीं करता। द लास्ट एमसीक्यू ऑफ द डिस्कशन, इफ ए इज इक्वल टू, अगर ए बराबर है 3i प्लस 4j एंड b इज इक्वल टू 4i माइनस 3j, और हमें मालूम करना है a और b, तो a और b क्या होगा इसका? 3 4s are 12 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आप लोगों का डिस्कशन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।